विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे इराक यात्रा पर गए ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान के बड़े बयान की। इराक यात्रा पर गए ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने देश के अलग अलग अधिकारियों के साथ मुलाकात करने के बाद विदेश मंत्री फवाद हुसैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान अखंड और एकजुट, आज़ाद और ताकतवर इराक देखना चाहता है और हम शक्तिशाली इराक का समर्थन करते हैं। फवाद हुसैन के साथ बात करते हुए हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि हम आज़ाद और अपनी मर्जी से अपने फैसले लेने वाले इराक के हक में हैं। हम इराक से बाहरी देशों की फ़ौजों को बाहर निकालने के इराक पार्लियामेंट के फैसले का स्वागत करते हैं। हम ईरान और इराक के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए काम करते रहेंगे। IAEA के अधिकारियों के ईरान के सफ़र के बारे में बात करते हुए हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ग्रोसी बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के अपना काम करेंगे और IAEA में हमारे सहयोगियों के साथ एक अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगे ताकि इस मुद्दे का समाधान किया जा सके। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि हमने कभी भी परमाणु हथियार बनाने के प्रयास नहीं किए। परमाणु हथियारों के बारे में ईरान के रुख को स्पष्ट करते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि हमने कभी भी परमाणु हथियार बनाने के प्रयास नहीं किए और ना ही हम भविष्य में इसे बनाने के इच्छुक हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का इस बारे में फतवा भी मौजूद है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इराक ने हमेशा ही ईरान पर लगी पाबंदियों को ख़त्म कराने और ईरान और विश्व शक्तियों के बीच हुए परमाणु समझौते को बहाल करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। हम अतीत में हुई बातचीत के आधार पर ईरान की रेड लाइंस को सामने रखते हुए वियना वार्ता के निर्णायक दौर की बैठक के लिए तैयार हैं। ईरान और इराक के रिश्तों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच इतनी समानताएं हैं कि हम दो जिस्म और एक जान हैं। ये दो अलग अलग देश हैं लेकिन हमारी जनता और समाज एक ही है। उन्होंने कहा कि हम इलाकाई सहयोग और आपसी बातचीत को मजबूत बनाने के लिए इराकी अधिकारियों की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये बिल्कुल वही नीति है जिस पर ईरान ने हमेशा से जोर दिया है। अगली खबर सऊदी अरब और अमेरिकी कंपनी के बीच हुई बड़ी डिफेंस डील को लेकर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों पर साफ शब्दों में कहा था कि सऊदी अरब अमेरिका के लिए एक दुधारू गाय की तरह है। अमेरिका और यूरोपीय देश रक्षा सौदों के बहाने से अलग अलग समय पर सऊदी अरब से बड़ी रकम ऐंठते रहे हैं। ताज़ा मामला सऊदी अरब के एक और रक्षा सौदे को लेकर है। इस बार अमेरिका की प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी मार्टिन लॉकहीड ने सऊदी अरब से एक समझौता किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लॉकहीड सऊदी अरब के लिए एक युद्धपोत का निर्माण करेगी। अमेरिकी रक्षा उद्योग की प्रमुख कंपनी मार्टिन लॉकहीड के कमर्शियल अफेयर्स के वाइस प्रेसिडेंट रे बेस्ली ने अबू धाबी में चल रही आईडेक्स 2023 डिफेंस एग्जीबिशन के मौके पर कहा कि हम सऊदी अरब के लिए एक युद्धपोत का निर्माण कर रहे हैं। इक़्तिसादुश्शर्क़ वेबसाइट से बात करते हुए रे बेस्ली ने कहा कि इस वॉरशिप को बनाने के साथ ही सऊदी अरब में इसके रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण के लिए भी एक सेंटर बनाया जाएगा और जल्द ही इस बारे में ऑफिशियल बयान जारी किया जाएगा। बताते चलें कि सऊदी अरब और लॉकहीड सऊदी अरब की धरती पर 4 युद्धपोतों के निर्माण की योजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन अबू धाबी में जारी आईडेक्स 2023 डिफेंस एग्जीबिशन में रे बेस्ली ने जिस वॉरशिप को बनाने की बात कही है उसके बारे में अभी कंफर्म नहीं हो सका कि ये इसी परियोजना का हिस्सा है या कोई और अलग सौदा। अक्टूबर 2022 में भी तवीक़ परियोजना के तहत सऊदी अरब और लॉकहीड ने दूसरा वारशिप बनाने की घोषणा की थी। सऊदी अरब का मानना है कि ऐसे रक्षा सौदे जहां उसकी ज़रूरत के सामान का निर्माण विदेशी कंपनियां सऊदी अरब में ही करें, उसके मेक इन सऊदी की योजना को बढ़ावा देंगी। रे बेस्ली ने कहा कि मार्टिन लॉकहीड सऊदी अरब में फ़ौजी साजो सामान बनाने के लिए तैयार है। इस संबंध में सऊदी अरब में अरबों डॉलर का निवेश हो गया है और आने वाले समय में इस फील्ड में और निवेश किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले मार्च 2022 में भी रियाज में एक कार्यक्रम के दौरान सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि हमने सऊदी अरब में अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम थॉड के निर्माण के लिए लॉकहीड से एक समझौता किया है। अगली खबर में ज़लज़ला पीड़ितों की मदद के नाम पर ब्रिटेन की घिनौनी हरकत के बारे में बात करेंगे। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी ज़लज़ले के ज़ख्म जहां अभी ताज़ा हैं और हर दिन इन देशों से दिल दहलाने वाली खबरें आ रही हैं, वहीं पश्चिमी देशों की मानवता को शर्मसार करने वाली हरकतें कम होने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला ब्रिटेन का है जिसने तुर्की में मदद के नाम पर जो सामान भेजा है वो किसी भी इंसान को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है। सोशल नेटवर्क पर तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों के लिए भेजी गई ब्रिटिश सहायता खेप की तस्वीरों के सामने आते ही इन देशों और ख़ासकर मुस्लिम जगत में गुस्से की लहर फैल गई।
तुर्की और सीरिया में पड़ रही कड़ाके की ठंड में जलजले के कारण बेघर हुए और अपने लोगों को खो चुके परिवारों की मदद के लिए कहने को तो दुनिया सामने आई है और प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने का सामान, ज़रूरी दवाएं और ज़रूरत का अन्य सामान भी भेजा। लेकिन इन सब के बीच ब्रिटेन की हरकत ने प्रभावितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। रस्म तो यह है कि प्रभावितों की मदद के लिए भेजा जाने वाला सामान नया होता है, कुछ नहीं तो साफ सुथरा और इस्तेमाल के लायक होता है। लेकिन ब्रिटेन की ओर से जो मदद की खेप पहुंचाई गई है उसकी तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयान कर रही हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ब्रिटेन ने तुर्की में जो मदद की खेप भेजी है उसमें इस्तेमाल किए गए फटे हुए कपड़े, ऊंची एड़ी के जूते, फटे हुए अंडरवियर्स, होटलों में इस्तेमाल हुई डिस्पोजेबल चप्पलें, विग और यूज़ हो चुका मेकअप का सामान नज़र आ रहा है। अल मयादीन चैनल की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन ने तुर्की और सीरिया को जो मदद भेजी है उसमें 20% पुराने कपड़े तो ऐसे हैं जो इस्तेमाल करने लायक भी नहीं। इस अपमान ने इलाके के लोगों के जख्मों पर और नमक छिड़क दिया और लोगों में भारी गुस्सा है। सोशल मीडिया यूजर्स ने ब्रिटेन के इस कदम को उसकी साम्राज्यवादी सोच का प्रतीक बताया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिटेन पिछली सदी तक की अपनी साम्राज्यवादी और तानाशाही सोच से आगे नहीं बढ़ सका है। अगली खबर में अमेरिका में सिखों, मुस्लिमों और दूसरे देशों के लोगों के खिलाफ बढ़ते हेट क्राइम को लेकर बात करेंगे। मिडिल ईस्ट में ज़ायोनी लॉबी के अपराधों का तावान अमेरिका में यहूदी धर्म के मानने वाले आम लोगों को भी चुकाना पड़ता है और इस बात की गवाही अमेरिकी एजेंसी FBI की रिपोर्ट से भी हो जाती है। अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो ने अमेरिका भर में हुई हेट क्राइम की घटनाओं का वार्षिक आंकड़ा जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अमेरिका में यहूदी और सिख समुदाय को सबसे अधिक हेट क्राइम का निशाना बनाया गया। FBI ने कहा कि 2021 में धर्म से संबंधित कुल 1005 हेट क्राइम दर्ज किए गए। धर्म आधारित अपराधों का सबसे बड़ा निशाना यहूदी समुदाय बना। हेट क्राइम के 31.9% मामले अकेले यहूदियों के खिलाफ हुए। आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया भर में अपने चैरिटी कामों के लिए खास पहचान बनाने वाला सिख समुदाय अमेरिका में हेट क्राइम का दूसरा सबसे बड़ा शिकार रहा। यहाँ सिख विरोधी घटनाएं 21.3% रहीं। धर्म आधारित आपराधिक घटनाओं का तीसरा बड़ा शिकार मुस्लिम समुदाय रहा। टोटल हेट क्राइम में 9.5% मामले मुस्लिम विरोधी थे। रूसी, ग्रीक और दूसरे देशों के 6.5% लोग भी अपने देश और इलाके के कारण अपराधियों का निशाना बने। FBI ने कहा है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कुल 7,262 घटनाओं और 9,024 पीड़ितों की जानकारी दी। इससे साफ होता है कि देश भर में अलग अलग समुदाय के लोगों के खिलाफ बढ़ता हेट क्राइम गंभीर चिंता का विषय है। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।